सो वेलकम अगेन इन फिजिक्स विद यू। तक आपने स्पेशल पार्ट्स के प्रॉब्लम्स देखी हैं, पर उन स्पेशल पार्ट्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल आने चाहिए। जैसे कि आपने पोर्ट रिवर प्रॉब्लम देखा होगा, आपने रेनमैन प्रॉब्लम को देखा होगा, और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो देखने पे आपको मिलेगा कि मैंने कहा वेक्टर एडिशन और रिलेटिव मोशन, दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद आप 2D मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि उनका फंडामेंटल लैक करता है, कुछ लगता है नहीं यार, थोड़ा सा ये क्लैरिटी नहीं है मेरे को बट जब हम प्रॉब्लम को डील करते हैं तो वहां पे अगर हम आपको बताना शुरू कर दें उन फंडामेंटल के बारे में, थोड़ा एक सवाल कहीं और रह जाता है और हम तो थोड़ा भटकते जाते हैं। तो हम सवाल को भटकाना नहीं चाहते, इसलिए जब मैं स्पेशल प्रॉब्लम पे आता हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको 11th और 12th के फंडामेंटल्स आपको आ रहे हैं। क्या है, कुछ बच्चों के साथ कंसेप्ट गैप होता है, तो उस कंसेप्ट गैप को फिलअप करने के लिए ये एक फंडामेंटल की सीरीज लेके आएंगे। फर्स्ट स्टेप समझिए आप कि अगर आप आईआईटी और जेई के पैटर्न के एग्जाम्स प्रॉब्लम्स को समझना चाह रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को समझना चाह रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल पार्ट। तो गैप कवर करना है ना, क्या करें, तो इसके लिए सीरीज है आपके पास। तो इस बार मैंने वही जो दो प्रॉब्लम थी, पहले वेक्टर एडिशन और वेक्टर रेजोल्यूशन की, उसको मैंने डिस्कस करे इस पार्ट में। तो आइए इस पार्ट पे इसको स्टडी जब करते हैं, इसके साथ जो दूसरा पार्ट है जैसे कि रिलेटिव मोशन और भी छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे जो कि फंडामेंटल के पार्ट हैं, तो मैं उनको सिक्वेंसली लेके आऊंगा इस पार्ट में। तो जब आप इसके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप देखना आपको जो मिलेगा ये गैप मिलेगा। अब तक यहाँ पे तो क्या था, PWI स्पेशल का एस, मैकेनिक्स दिस। इस बार में मैकेनिक्स नहीं है, अब फंडामेंटल, वेक्टर, जीरो वन। तो आपको सारा कुछ यहीं से समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन टाइप का, थोड़ा सा कि कैसे आपको फाइल्स को समझना है। जैसे किताब के पन्ने होते हैं, उनके चैप्टर्स होते हैं, ऐसे वीडियो के भी पन्ने होते हैं, वीडियो के चैप्टर होते हैं। तो आपको ब्लॉग्स को समझने के लिए आपको ये थोड़ा ध्यान देना, और आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा लुक यहाँ चेंज है। तो मैं कंसिस्टेंट रहूंगा अगर मैं एक पर्टिकुलर सीरीज कर रहा हूँ तो। जैसे कि फंडामेंटल सीरीज है तो उसके लिए ये रहेगा। आते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, वेक्टर रेजुलेशन और वेक्टर एडिशन हमें फंडामेंटल वे में समझना है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 11th बहुत ज्यादा बेसिक्स को कवर नहीं करने वाला यहाँ पे, ये बात समझ लीजिए। मैं आपको बस क्रक्स दे रहा हूँ, आप इतना भी समझ लेंगे तो आपको दोबारा 11th पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए हम इस पार्ट के लिए चलिए स्टार्ट करें फिर। आइए मेरे साथ और देखिए कितनी जल्दी आपको आता है सब कुछ। देखिए, और इस बात का ध्यान रखिए, फंडामेंटल स्टेप है। अगर आपको ये आता है तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इजी लर्निंग बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको ये फिनोमेना आपके साथ अपने आप पकड़ कर जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डाइल्यूट होते हैं, खुद को सब्जेक्ट की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो पहली बात है वेक्टर क्वांटिटी। आपने फिजिक्स अगर पढ़ी है तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, दो तरह की क्वांटिटी हम मान के चलते हैं। एक है, कुछ लोग कहते हैं जी भूत भूत होता है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी अगर होता भी है तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आपको अच्छा लगता है, आपको खराब लगता है, आपको डर लगता है, क्वांटिटी तो वो भी है, चीजें तो है ही, पर वो नॉन फिजिकल है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास तीन तरह का होता है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब ये जो टेंसर वाला पार्ट है ना आपका, ये टेंसर जो है, ये टेंशन नहीं लेना है इसके लिए आपने। अगर आप इसके लिए टेंशन लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो ये आपके लिए नहीं है। अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझना, ये आपके लिए नहीं है। आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस। ठीक है, बस मैं बोलूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि स्केलर है। अब स्केलर के लिए जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना क्या है, कितने से भी लेके आ रहे हो जी,
1 किलो 2 किलो, कितने कदम चलोगे जी? 15। ये स्केलर क्वांटिटी। आज कितना टेम्परेचर है यहाँ पे दिल्ली में? इतना है। आज बनारस में कितना टेम्परेचर है जी? यहाँ पे इतना है। आज यहाँ मुंबई में कितना टेम्परेचर है जी? इतना है। तो ये सारे क्या है? ये स्केलर। तो टेम्परेचर मैंने बताया एक स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक फील्ड है, तो मान लीजिए अर्थी मान लेते हैं, अर्थ क्रस्टी मान लेते हैं। अब इसमें एक आदमी है। अब यहाँ पे इसके लिए बताना इतना ही सफिशियंट है कि जी टेम्परेचर इतना है। वो कहीं मर्जी घूमे, किस मर्जी करे, सॉरी। तो आपके लिए मीनिंग यही रहेगा कि वो कितना कहाँ पे है और कितना टेम्परेचर है, बस। उससे ज्यादा आपको किसी भी चीज के बारे में कंसर्न होने की जरूरत। 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो बस यही चाहिए आपको कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका काम चल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? वेलोसिटी है, फोर्स है। जैसे मैंने कहा 10 कदम चल रहे हैं, तो अगर आप चक्कर लगा के 10 कदम आके वहीं पे खड़े हो जाओ वापस, तो मैं कहूंगा जी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। 100 कदम आपने चले तो जरूर, पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्यों चक्कर है ऐसा? क्योंकि एक है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। एक है डिस्प्लेसमेंट, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी एक क्वांटिटी होती है स्पीड, जानते होंगे। तो स्पीड है, स्पीड यहाँ आ जाते हैं। स्पीड हम यहाँ कह देते हैं कि स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड के बारे में हम नहीं कहते कभी। तो स्पीड का एक वेक्टर फॉर्म है। स्पीड निकलता है डिस्टेंस से, और वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी वेक्टर कैसे हो जाता है? तो आपने प्रॉब्लम्स अगर देखा हो, रेन मैन प्रॉब्लम देखा हो, या फिर वाटर रिवर प्रॉब्लम देखी हो, तो आपको याद होगा वहां पे क्या हो रहा था। आपने नई वीडियो देखे लगता है? अरे नहीं देखी तो देख लीजिए महाराज, कुछ भला हो जाएगा आपका। आइए इधर। तो देखिए, ये आपके पास रिवर का करंट, और आप इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। पर आप पहुंचेंगे कहाँ पे? आप यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है? कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये अपनी वेक्टर रोल में काम कर रहा है। समझ रहे हैं? आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या है? रिवर है, रिवर करंट है। आप इधर से इधर जा रहे हो, तो रिजल्टेंट आपको यहाँ से यहाँ मिल रहा है। तो ये जो फीलिंग है, ये रिजल्टेंट की जो फीलिंग है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे फोर्स है। अब एक आदमी इधर से पुल करे, एक आदमी उधर से पुल करे, पता नहीं नतीजा क्या आएगा। वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचोगे। अब रस्सी ले लो, एक उधर टग ऑफ वार में जैसे करते हैं, इधर खड़ा होता है, उधर खड़ा होता है। फोर्स तो दोनों ही जी जान से लगा रहे होते हैं, पर रस्सी हिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां रिजल्टेंट है। दो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। नहीं तो 1 जमा 1 कितना होता है? 2। और यहाँ 1 जमा 1 क्या होगा? 0। समझ रहे हैं? किसकी वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड जो है उसके साथ साथ ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ रहे टग ऑफ वार में क्या होता है? एक और एक, ताकत पर ताकत मिली, तो दुगुनी होनी चाहिए थी, दुगुनी नहीं, कट गई, खत्म हो गई। ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। टेंसर के बारे में मैंने कहा था ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसकी जो हर डायरेक्शन में फीचर्स अलग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। ठीक है। आप कहने को वेक्टर को भी हम टेंसर कह देते हैं, स्केलर को भी हम टेंसर कह देते हैं। तो रैंक 0 होता है, इसका रैंक 1 होता है, पर दैट्स बहुत मैथमेटिकल टर्म है, मैं उस विषय में भी नहीं जाना। बस समझ लीजिए कि कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि जैसे कि स्ट्रेस हो गया, जैसे कि इनर्शियल टेंसर्स हो गए, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब हम 11th और 12th जब करते हैं या करवाते हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्केलर मान के चलते हैं। हम स्ट्रेस को नॉर्मली स्केलर मान के चलते हैं। इनर्शिया को हम स्केलर मान के चलते हैं। समझ रही है बात? हम इन सब क्वांटिटी को, जो भी टेंसर है, हम इसको क्या मान के चलते हैं? हम यहाँ पे 11th 12th में हम इसे स्केलर ही ट्रीट करते हैं, ये समझ लेना। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपके हम टेंसर आपको नहीं करवाएंगे, हाँ हम आपको ट्रीट करवाएंगे एज स्केलर ही। तो आपने टेंसर को एज स्केलर ही ट्रीट करना है। ठीक है। तो रैंक होता है, रैंक मैंने बताया, इसका रैंक कितना है? 0। मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो इसका रैंक है 1, क्योंकि मैट्रिक्स के टर्म में होता है। बेसिकली यहाँ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है। पता रहेगा मैथ में तो थोड़ा ठीक रहता है कि मैट्रिक्स आपको मजा आना ही चाहिए।
ठीक है, तो हायर ऑर्डर जैसे जाता है टैंसर होता है, पर हमें करना ही नहीं है ये, तो हम सिर्फ इसको एज ए स्केलर ही ट्रीट करते हैं। तो ये मैंने क्या बताया कि रैंक वाइज होता है। रैंक कितना होता है स्केलर का? स्केलर क्वांटिटी एक टेंसर क्वांटिटी जिसकी रैंक 0 है, वेक्टर क्वांटिटी एक टेंसर क्वांटिटी जिसकी रैंक 1 है। उससे ऊपर जो होते हैं उसको हम टिपिकल टेंसर कहते हैं। और आपके 11th और 12th में, 11th और 12th में, यानी कि आपके आईआईटी और नीट तक में हम इनको स्केलर ही मान के चलेंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, अब आते हैं बात पे। तो सवाल ये होता है कि अब इस चीजों को समझने के लिए आपका घर का एड्रेस क्या है, पता गली चाहिए। ऐसे ही अगर एक यूनिवर्स में स्पेस में खड़े हैं और आपसे कितना डिस्टेंस है दूसरे का, तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरत है, और तरह तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। हम 3D की बात ज्यादा करते हैं, आप एनडी में भी बात कर सकते हो चाहो तो। बात है कि प्रॉब्लम आसान किस में रहेगी। तो इस सब को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है हमारा सिस्टम क्या है। अब ये देखिए, ये क्यूबिक फॉर्म है, राइट? इसके लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा? फिर देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म है, कोई पाइप आ गया, करंट फ्लो कर रहा है पाइप में, पानी फ्लो कर रहा है पाइप में, तो कौन सा सिस्टम है? सिलेंड्रिकल सिस्टम है। अर्थ का स्फीयर है, नॉर्मल टेंडेंसी ये स्फेरिकल वाली ज्यादा रहती है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जितने भी सेंट्रिक फील्ड्स होते हैं आपके पास, जिनमें सेंट्रल फोर्स वर्क करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, उन सब में स्फेरिकल ज्योमेट्री का यूज ज्यादा होता है। तो हमें ये जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना होता है, तो हमारे लिए पहले ये होता है कि हमने बात करनी किस पे है। जिस पे बात करनी है हम उसी को देख के चलेंगे, ठीक है? तो इनके हिसाब से हम मेजरली तीन जैसे लेके चलते हैं सिस्टम, तो उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? ये देखो आपके सामने आ गए। तो हम क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं कार्टेजन, 3D कार्टेजन कोऑर्डिनेट, ठीक है? फिर होता है सिलेंड्रिकल, और फिर होता है स्फेरिकल। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स वाई जेड सबको पता है, 3D है, राइट? सिलेंडर में ये हट जाता है, ये हो जाता है आर थीटा जेड, ठीक है? और स्फेरिकल में हो जाता है आर थीटा फाई। एटम मॉलिक्यूल जब हम बातें करते हैं तो हम इसी टर्म में बात करते हैं। उसी में टर्म में एजीमुथल एंगल्स होते हैं, जैसे हम बातें करते हैं, तो यही सब एजीमुथल एंगल इसी में काम आते हैं कि वहीं पे रेडियल डिस्टेंस और एंगल्स में बात होती है। यहाँ पे जब आपके पास बात होती है तो यहाँ पे एक, जैसे ये तो यहाँ पे तो थीटा रहेगा, और ये जेड के साथ काम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ ये जेड आ जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम कब कौन सा यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। जब वेक्टर हम आपको समझा रहे हैं तब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही करेंगे, ठीक है? अब एप्लीकेशन अगर हमारे सिलेंडर की है तो सिलेंडर में काम करने हैं, और अगर स्फेरिकल में है फिर आपको स्फेरिकल में काम करना है, ठीक है? ये मैंने बातें बताई थी आपको। अब हम आते हैं कि हम एक वेक्टर फील्ड में, जैसे कि मैंने बताया, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, हम 3D का सिस्टम लेंगे, और 3D स्पेस की ही जैसे हमने कहा करेंगे, तो एक्स वाई जेड सबको पता ही है, इसमें तो कोई विषय है ही नहीं। अब हमने, मैं एक सिंपल ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पहले बताया ना, डिस्टेंस होता है, चक्कर लगा के आ जाओ, जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? चक्कर थोड़ी ना जीरो होगा, आपके 10 कदम तो है ही ना। बात ही क्या जीरो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो हम उसी को ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरेट हो जाएगा। मान लेते हो आर है, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा जाने फिजिक्स में और मैथ में दोनों में। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करने जाते हैं जब इससे, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैंने एक क्यूब इसलिए बनाया कि आपको 3D का समझ है, नहीं तो आप टू जेड वाई प्लेन में है सब कुछ, आप कह सकते हो ना भाई ये तो जेड वाई प्लेन है, सब कुछ जेड वाई प्लेन में ना। आपको समझाने के लिए कि नहीं भाई, ये जेड वाई प्लेन में नहीं है, ये एक्स वाई जेड स्पेस में है। प्लेन और स्पेस का फर्क समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पे? तो अब मैंने एक क्वांटिटी ले ली, मैंने बताया पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स पोजीशन पे क्या है, वाई पे क्या है, जेड क्या है। तो आपके घर का पता चिट्ठी चाहिए थी, तो पता चिट्ठी इस पी वाले जो बंदा है इसकी है कि कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे चले, एक्स पे चले इतना, वाई पे चले इतना, और जेड पे चले इतना, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये कहने का मतलब है, ठीक है? अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक्स कैप लिया है, वाई कैप लिया है, जेड कैप लिया है। ये जो कैप लगता है ये यूनिट वेक्टर पे लगता है। तो यूनिट वेक्टर मैंने एक्स एक्सिस के लोग एक्स कैप लिया है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के एक कैप लेते हैं। मैं थोड़ा अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार ना जब करंट की बात कर रहे होते हैं, आई कैप जे कैप थोड़ा तंग करते हैं। पर
आपको दोनों ही पता होनी चाहिए कि कोई आई कैप जे कैप लिखेगा तो आपको ये नहीं लिखेगा कि मुझे तो एक्स पता है था। दोनों ही पता होना चाहिए, ठीक है, समझते हैं, समझा रहे हैं। एक्स कैप क्या होता है और आई कैप क्या होता है, तो दोनों ही एक्स स्केल होंगे। ये जे और वाई वाई स्केल होंगे, और जेड और के जेड स्केल होंगे, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी है, सब कुछ हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे, ये ख्याल मेरे ख्याल से आता होगा आपको। ये थोड़ा जरूरी नहीं लग रहा मुझे यहाँ बताना। नीड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से इसके बारे में बता दूंगा कभी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। और अब हम बात करें, थोड़ा सा इन जनरल बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वेक्टर फील्ड ए में कोई वेक्टर है ए। ठीक है, तो ए में क्या करना है, बस आपको अगर आर समझ में आ गया, सब कुछ ए में समझ में आ जाएगा। तो बस वहां पे क्या है, उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट क्या होंगे आपके पास, एक्स के अलावा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो भी हो एक्स का कंपोनेंट है उसका, 5, 10, 15। ए वाई वाई के लो, ए जेड जेड के लो। बस इसके कैप्शन का थोड़ा है, आप उसको थोड़ा ठीक करके समझ लीजिए क्या है ये। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है, यहाँ पे नीचे आ रहा चीज। ठीक है, तो ये होगा आपके पास, आगे चलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको अलग अलग चीजें जरूरत पड़ सकती है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत हो सकती है, मैंने बताया पहले, और ऐसे स्फेरिकल की तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे, पर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो अभी मैं इसके बारे में फिलहाल ज्यादा बात नहीं करने वाला। आपको 3D स्पेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखते हैं, जो हमें वेक्टर करना है, फटाफट समझना पड़ेगा। तो अब हम आ रहे हैं, आपको बस ये स्पेस बताइए कैसा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। कौन सा प्लेन है, स्पेस है? कुछ कह रहे स्पेस लग रहा है, कुछ कह रहे प्लेन लग रहा है। चलिए थोड़ी देर में समझाते हैं। हाँ, मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस बार मैं बात कर रहा हूँ 2D की। पर 2D में मैं इस बार ले रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जितना आपने, अगर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम देखी है, या फिर मेरे कहने का मतलब रेनमैन प्रॉब्लम देखा है, तो दोनों जगह आपने देखा होगा मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करा। समझ नहीं आया होगा तो अब समझ लेना आपसे कैसे करा। तो रिप्रेजेंटेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इसमें आर और थीटा होता है, याद आ गया होगा आर थीटा कहाँ से आ रहा है। आर रेडियल डिस्टेंस है और ये पोलर है। आर रेडियल डिस्टेंस है और ये आपके पास क्या है, पोलर एंगल। तरह से पोलर एंगल होता है, देख रहे हैं? या दिख रहा होगा आपको? तो आप अगर इस सिनेरियो को समझ लें ठीक से, ये देखिए, ये है आर और ये है थीटा। तो कंपोनेंट कितना होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया, थीटा के अलावा कोस होता है, थीटा से ऑर्थोगोनल यहाँ पे साइन होता है। दो पार्ट हो गए, तो आपने इसको रिजॉल्व कर लिया। हाँ, ठीक है, बाइकेलम और स्केलम, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। थीटा के साथ कोस, थीटा से 90 वाला ये जो दूसरा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसकी तरफ साइन। बस ये याद रखना है। तो जो आप करते थे ट्रांसफॉर्मेशन, ये पोलर को ट्रांसफॉर्मेशन ही था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। पर मान लेते हैं कि हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है, बस आर को प्लेस करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ए आर और ए थीटा, मतलब इसका बता रहा है। वहां पे हम कहते थे ए एक्स ए वाई, तो यहाँ पे हमने कहते ए आर ए थीटा। ठीक है ना, एंगल का पार्ट और रेडियल पार्ट, जैसे पार्ट में आप करते हैं। कन्वर्जन इजी है, यही कन्वर्जन आप करते हो इस केस में, जब आपके पोजीशन वेक्टर की बात होती है। तो ऐसे ही आप रिवर्स भी कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखनी है। एक्स के अलोंग आर कोस थीटा, वाई के अलोंग आर साइन थीटा। और जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और थीटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो आप दोनों ही चीजें एलिमेंट निकाल, अगर आर थीटा गिवन है तो आप एक्स वाई से कर लीजिए, अगर एक्स वाई गिवन है तो आप आर थीटा में कर लीजिए, और ये आपको आता है। तो आगे चलते हैं इसमें, मुझे नहीं लगता आपको ये समझ नहीं आता हो। ठीक है, चलते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन की तरफ। अगर आपने ध्यान दिया हो लास्ट वाले स्लाइड को, तो वेक्टर रेजोल्यूशन ही है या कुछ और है? वेक्टर रेजोल्यूशन, तो वैसे ही इस बार मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ। ठीक है, ए वेक्टर कहते हैं, ए वेक्टर के मान लेते हैं, इसको रिजॉल्व करना है हमें। अब रिजोल्यूशन एक्चुअली आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपका कोस थीटा और साइन थीटा की टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो आप किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं ऑर्थोगोनल, फिर हम ऑर्थोगोनल ही करेंगे। क्यों करेंगे ऑर्थोगोनल, क्योंकि ऑर्थोगोनल करने से ये आसान हो जाता है। क्यों, कोस 90 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, कोस 90 की वैल्यू
कोस साइन 90 की वैल्यू, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। आप 90 पे आएंगे तो एक पार्ट जीरो हो जाएगा और एक पार्ट वन हो जाएगा, तो आपके लिए समझ लेना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ए है, ए एक्स स्केलर, तो इसको कहते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व हमने करा कि हमारा एक्स स्केलर क्या था, ए एक्स, वाई के लोग क्या है, ए वाई, जेड के लोग क्या है, ए जेड। तो हमने क्या करा, एक एक कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया 3D कार्टेशियन स्पेस में। इसको कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। अब इन जनरल 11th और 12th यानी कि आपके आईआईटी और नीट के एग्जाम में 3D स्पेस की बात कम होती है, बातें होती है 2D स्पेस की। तो 2D स्पेस में मान लेते हैं ये कंपोनेंट जो है जेड में नहीं है, क्या होगा फिर, ए एक्स आई और वाई, ठीक है, तो ये कंपोनेंट होंगे, तो उसको समझते हैं। तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगी होगा, लास्ट में हमने अभी यही करा है। तो वहां हमने क्या लिया था, हमने वहां पोजीशन वेक्टर आर लिया था। यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, इन जनरल वेक्टर ए। तो अगर ए है तो थीटा के साथ कोस, और यहाँ साइन। ये मैं बार बार रिपीट अलग अलग फॉर्म में इसलिए करवा रहा हूँ, आपको रिजेम्बलेंस हो जाए, आपको याद हो जाए, सिर्फ पोजीशन वेक्टर के चक्कर में ना रहे। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो आपको रिजॉल्व करना आपको आता हो, तो वेक्टर रेजोल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेक्टर एडिशन। मैं आपको बता दूं, आपके काम जो सबसे ज्यादा चीज आने वाली है वेक्टर रेजोल्यूशन, हम जहां तहां वेक्टर रिजॉल्व करेंगे। विदाउट वेक्टर रेजोल्यूशन आपका मैकेनिक्स नहीं होने वाला, चाहे आप पुली की प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे आप फोर्स की प्रॉब्लम करेंगे कोई से भी, ठीक है, हर जगह आपको वेक्टर, हमें यही करना ही है क्या, हमें उसको 3D कार्टेशियन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना। कंपोनेंट रेजोल्यूशन के लिए वेक्टर रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये आ गया, समझ में आ गए। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, जो हमारा लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम एडिशन और थोड़े से देर में सब्ट्रैक्शन, दो चीजों की बात करें। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी, एंगल बना रहे हैं थीटा का एक दूसरे से। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करना है रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट के लिए थोड़ा सा जो नए हैं उनके लिए कह रहा हूँ, प्रॉब्लम तो आता है। तो ये जो वेक्टर होते हैं, ये ट्रांसलेशन फीचर्स होते हैं, आप इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हो, कहीं भी स्पेस में आपका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ है, वेक्टर एडिशन में ये ध्यान देना होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, हेड टू टेल मैच होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, टेल, यहाँ पे क्या है, टेल। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ये नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हेड होगा, उससे आगे टेल अगले की आनी चाहिए। देखिए कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, राइट, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रॉपर मोशन लगना चाहिए, तब जाके आपको वेक्टर एडिशन करें। अब आप इस पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो एक लाइन मिलाएगी, और यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेड टू हेड, है ना, हेड टू हेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब वेक्टर्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिलाओ। यहाँ पे क्या था, वेक्टर तो ही था, पर आपका टेल टू टेल मिल रहा है। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट, आप कहेंगे ये रिजल्टेंट होगा ये वाला पार्ट, ये रिजल्टेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मैंने ट्रांसलेट करा और फिर यहाँ पे लेके आया। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया। आप मान लेते हैं रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है 5 का। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए। अब इसका दूसरा तरीका भी है, आपको लगता है नहीं जी ऐसे नहीं करना, मुझे क्या बी प्लस ए कर लीजिए बी प्लस से। देखिए ये बी है पार्ट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारी कहानी। ये पार्ट क्या है, ये है बी है, ये देखिए ये बी है। और अब मैं आप क्या करने जा रहे हैं, ए करने जा रहे हैं। तो चाहे आप ए प्लस बी करें, चाहे आप बी प्लस ए करें, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों एक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आप बताएंगे मुझे, कि मुझे यहाँ मैथ नहीं करवाना, आपको मुझे जो करवाना है कि एडिशन करवाना है। तो ठीक है, आर आपको समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं कि आर सम कर लिया आपने। तो अगर मान लीजिए ए और बी के कंपोनेंट जैसे मैंने पहले करे थे, कार्टेशियन में ये है, तो सम अप करेंगे तो इन सबका सम हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे इसके ये तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट आ जाए। न्यूमेरिकल इस तरह से आते हैं कि एक कंपोनेंट आप इतना चल रहा है उतना चल रहा है और आपने उसका एडिशन करना है, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो फॉर्मूला वही है, पर इस बार थोड़ा सा होता है इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। मैं डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं बता रहा आपको, सिंपल आप इतना याद कर लीजिए, 2ab cos थीटा है। ऑर्थोगोनल केस होगा तो आपको पता ही है, थीटा वाला पार्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ ये रह जाता है, जैसे कि मैंने पीछे वाले फॉर्मूले में देखा। और कोसाइन लॉ और साइन लॉ लगा के आप यहाँ से फाइव ही निकाल सकते हैं। मैं अभी इस चीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, अदर देन ये कंसेप्ट बताने में, अदरवाइज फिर ये स्ट्रेच आउट हो जाता है। और तो अब एक सवाल है, समझते हैं थोड़ा सा। एक वेक्टर है, देख रहे होंगे आप, ये दो वेक्टर है, अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो बताएगा इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। यहाँ पर यहाँ पर ये बनेगा रिजल्टेंट, है ना। ठीक है ना। यहाँ क्या मिला हुआ है, ये हेड है ये टेल है, ठीक है। आप इसके इससे जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट बन गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक वेक्टर और लेते हैं, तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये अब तीनों का सम कर दो आप, कोई बात नहीं, टेल से टेल मिल रहा है, वहां से आपने यहाँ से ये हेड टू हेड मिला दिया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। और बाकी ये सीक्वेंस में ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अब आगे चलते हैं, अगला वेक्टर आ गया, अगला आ गया, अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखिए, जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको रिजल्टेंट में थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, अभी पर्पल है, पर्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो रिजल्टेंट जो होगा, ये इसके साथ ही जाएगा। देखिए, अब थोड़ा अलग से इसलिए बता रहा था, आपको समझ में आ जाएगा, इसके साथ इससे मिलेगा, ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है ना। ये वेक्टर क्या आ गया, इन सब का सम आ गया, और ये जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो आर कितना आना चाहिए, तो बताएगा, जीरो। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या था, ये हेड टेल, हेड या टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे मर्ज हो जाए और क्लोज हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये बस जस्ट ये समझाने के लिए, वेक्टराइजेशन आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं वेक्टर सबट्रैक्शन की तरफ। वेक्टराइजेशन आपको आता है, आर के बारे में आपको पता है, सबट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, ए में से बी सबट्रैक्ट करने हैं, तो बी उल्टा हो गया, ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसलेट करवा दो। अब आपको देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेड के साथ टेल मिलेगा, तो अब आप कर सकते हो, इधर आना चाहिए नहीं इधर। ठीक है, तो आ गया, ये मान लो हमने इसको आर डैश कह दिया, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश आपका हो जाएगा ए माइनस बी, राइट। समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, अब ये माइनस प्लस वाला केस यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ पे क्या है, ए तो ठीक है आपका। अब अगर इसको ऐसे लिखो, प्लस माइनस बी, यही करा ना, मैंने करा क्या बेसिकली, हमने ए में माइनस बी ऐड कर दिया, यही करा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो बेसिकली इसमें एडिशन के ही सारे रूल आपके अप्लाई होने होते हैं, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। बाकी ए पता है, बी पता है, इसे फ्रैक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उस तरीके से निकलता है। cos थीटा होगा तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस टू बी cos थीटा आ जाएगा, जो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल नहीं, थोड़ा सा एक ट्रेंडी सॉल्यूशन टाइप का लग रहा है कि कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर है ए और बी, प्रिसाइजली इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड प्राप्त। For the magnitude of A and B, m time greater than the magnitude of A minus B. A plus B है और ये A minus, ठीक है ना। ये इससे m टाइम ग्रेटर, ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, चल जाएगा काम। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इसको। इम्पोर्टेंट क्या है, ये है, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये की इन दोनों के अमाउंट इक्वल है। ठीक है, एंगल निकालो पूछना। ठीक है, आप देखो मैं कर नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। अब सोच सकते हैं, सोचिए। हिंट में पहला पॉइंट क्या है कि आर हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी है तो बता ही दिया, प्लस टू ए बी, माइनस है तो माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस टू ए, इट वाज समीशन, तो माइनस बी, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या, फिर क्या आ गया यहाँ पे, ये माइनस आ गया। ठीक है, अब आपको पता है मैग्नीट्यूड बराबर था, पर एक चीज और साथ में क्या थी, कंडीशन क्या दी थी, एम टाइम है, आर मेरा इससे
ये कंडीशन कह रहा है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या होगा। ये बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कर सकते हैं क्या सॉल्व? पहले तो स्क्वायर कर दे दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करें, उनका स्क्वायर कर दे। कर सकते हैं? करिए, आप सोल्यूशन करने की कोशिश करिए। करते हैं? तो सोल्यूशन जो आप करेंगे इसका, तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं आपको करके दिखा, हिंट तो मैंने दे दी, हिंट यही। ठीक है, तो आर की बात करते हैं, तो आर में मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर टू ए स्केयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए स्केयर। ठीक है, आर की केस से बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में टू ए बी ए स्केयर। ठीक है ना, कोस थीटा। चलिए, ये पार्ट तो समझ में आ गया आपको। इधर करेंगे, इधर ये एम टाइम है, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर करना है ना क्वेश्चन के लिए, तो ये स्क्वायर कर लिया। क्या आएगा उसमें, ये ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये टू ए स्क्वायर तो इधर भी आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही है ना। और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस टू फिर से ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोस, नहीं कोस थीटा। स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हम रूट तक। तो देखिए ए स्क्वायर हर एक में है, हटा दीजिए, ए स्क्वायर को हटा दीजिए। टू हर एक में है, टू को भी हटाइए। इसको काट के वन आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी काट के वन आ जाएगा यहाँ पे। ये भी कट गया, और ये भी हो गया। तो ये क्या रहा, वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया आपका, एम स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा। सॉल्व कर सकते हैं? ये हो जाएगा माइनस, इधर हो गया आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस वन कोस थीटा। कोई दिक्कत? देखो, आपको फास्ट करना होता है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्शन के वे में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये करते हैं कि फंडामेंटल है, तो आई वाज थिंकिंग कि आपको हर चीज थोड़ी सी क्लैरिफाइड वे में मिल जाए। यहाँ पे हमने ये देखा, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर, और ये वन इधर आ जाएगा, तो ये माइनस वन। ठीक है ना, तो आप यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे। कितना आएगा cos थीटा बताइए, एम स्क्वायर माइनस वन फॉर एम स्क्वायर प्लस वन। बस आपको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कोस इनवर्स कर देना, कोस इनवर्स, और ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना पूरी, जो भी आ जाएगी यहाँ पे देख लेता है। ऊपर से। ठीक है, अगर मान लो आप एम की वैल्यू कहते हैं कि जी नाइन है, ठीक है, तो नाइन एट अपॉन टेन हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपको बताया एम की वैल्यू क्या है मालूम, तो यहाँ पे, यहाँ में आपको इसकी जगह कुछ देंगे, मतलब वैल्यू देंगे। एम कुछ भी हो सकता है, एम जैसे रसमंगल में है, तो यहाँ पे हंड्रेड कह रखा है, कुछ जगह आप टेन कह सकते हो, कुछ जगह आप नाइन कह सकते हो। डिफरेंट वैल्यू लेके आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ पे क्या है। तो ये प्रॉब्लम हमने करी वेक्टर एडिशन की, आपको वेक्टर एडिशन थोड़ा सा समझ में आया। हमने बात करी है कार्टेशियंस की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, 3D स्पेस में पोलर में कैसे कन्वर्जन होते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन में क्या होता है, थीटा के साथ कोस पार्ट लेना होता है, थीटा से अपोजिट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हुए 90 डिग्री उस तरफ साइन पार्ट लेना होता है। साइन और कोसाइन लाकर रिजल्टेंट आता है, आप उसके रिजल्टेंट का यूज कर सकते हो वेक्टर एडिशन में। तो आप उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती है एंगल की, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहे हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं थोड़ा सा अब वेक्टर के बारे में, आप आइडिया लगता है मुझे हो गया है, तो अब हम अगली बार बात करेंगे थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की। ठीक है, और उधर आपके पास स्पेशल पार्ट है, जैसे आप मैं स्पेशल प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 2D की एक प्रॉब्लम रहती है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्पेशल पार्ट में आपने जाके देखने हैं, तो वहां पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को ठीक से समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर फंडामेंटल पार्ट वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर
रेजोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे वेक्टर से रिलेटेड। ऐसे ही फंडामेंटल किसी सीरीज के साथ अगली बार हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपको समझ में आता है वैसा करिए, पर करते रहिए। थैंक यू।